सेशन कोर्ट में क्रिमिनल केस कैसे फाइल करते हैं, आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं। साथियों, एक वकील के रूप में जब आप अदालत में कदम रखते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती ये समझना होती है कि किताबों में लिखी गई प्रक्रिया ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करती है। आज हम सीखेंगे कि सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय में, ट्रायल कोर्ट में एक क्रिमिनल केस का केस कैसे चलता है। ये वीडियो नए आपराधिक कानूनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आधारित है दोस्तों, जिसे हम एकदम सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, आपको बताएंगे, ताकि आप शुरू से लेकर अंत तक की पूरी प्रक्रिया समझ सकें कि एक क्रिमिनल मामला किस प्रकार चलता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिमिनल केस क्या होता है। क्रिमिनल केस जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसे कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया है, जैसे हत्या, लूट, बलात्कार, तो उसे क्रिमिनल केस कहा जाता है। अब यह क्यों होता है, मतलब क्यों का मतलब यह है कि आपराधिक मामलों में यह माना जाता है कि अपराध केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज यानी स्टेट के खिलाफ हुआ है। जैसे कोई केस होता है तो जैसे इस क्रिमिनल केस में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति के तौर पर नहीं लड़ता बल्कि राज्य सरकार पीड़ित की तरफ से मुकदमा लड़ती है। आप कई बार आते हैं ना, स्टेट वर्सेज ये फला व्यक्ति, तो ये ऐसा माना जाता है कि जो केस है एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये पूरे समाज के खिलाफ हुआ है, तो स्टेट उसे लड़ती है। जैसे हमने जैसे कि किसी भी क्रिमिनल केस में स्टेट बनाम उसके अभियुक्त का नाम आता है, इस प्रकार से होता है। अब इसमें वकीलों की भूमिका क्या रहती है, जिसमें सरकारी वकील बनाम प्राइवेट वकील, गवर्नमेंट एडवोकेट वर्सेज प्राइवेट एडवोकेट। क्या इस मामले में कोई सरकारी वकील भी कर सकते हैं? इसमें सरकारी वकील के बारे में बताएं आपको कि जैसे हत्या जैसे गंभीर मामलों जो पुलिस द्वारा दर्ज किए जाते हैं में आपको सरकारी वकील करने या हायर करने की आवश्यकता नहीं होती। राज्य सरकार अदालत में अपना एक वकील नियुक्त करती है जिसे लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। इसका काम पीड़ित और समाज की ओर से अभियुक्त को सज़ा दिलाना होता है। इनकी फीस सरकार की तरफ से दी जाती है, ये पीड़ित से फीस नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट वकील की। यदि पीड़ित पक्ष चाहता है, पीड़ित पक्ष को लगता है कि सरकारी वकील मामले में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो पीड़ित अपना एक प्राइवेट वकील कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि प्राइवेट वकील सीधे ट्रायल को लीड नहीं कर सकता। प्राइवेट वकील का काम सरकारी वकील की सहायता करना होता है। और अगला है अभियुक्त का वकील, जो जिसने अपराध किया है, जिसने मान लीजिए हत्या की है, मर्डर किया है, रेप किया है या मारपीट की है, उनका उसके वकील के बारे में बताएं कि जिस पर हत्या का आरोप है वह अपना बचाव करने के लिए एक प्राइवेट वकील नियुक्त करता है। यदि उसके पास पैसे नहीं हैं तो अदालत उसे मुफ्त में एक वकील मुहैया कराती है साथियों। और अब बात करते हैं कि कोर्ट में जाने से पहले की क्या प्रक्रिया रहती है। जब कोर्ट में केस जाता है उससे पहले की प्रक्रिया क्या रहती है वो आपको बता देते हैं। एक हत्या का केस सीधे कोर्ट में नहीं जाता। कोर्ट में फाइल होने से पहले यह एक लंबी पुलिस प्रक्रिया से गुजरता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए जयपुर स्थान है, तारीख है मान लीजिए 15 जनवरी 2025। वादी इसमें शिकायतकर्ता रमेश है जिसके भाई की हत्या हो गई है। रमेश के भाई की हत्या हो गई है। मृतक सुरेश है, मतलब जिसके भाई रमेश है, जो वादी है उसके भाई की हत्या हुई है। मृतक कौन है? सुरेश है। प्रतिवादी इसमें अभियुक्त कौन है? विक्रम सिंह है। अब इसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप इसमें घटना और एफआईआर। जयपुर में सुरेश की हत्या हो जाती है जिसे रमेश तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है। रमेश कौन है इसमें? रमेश मृतक का भाई है और मृतक कौन है? सुरेश है। अभियुक्त कौन है? विक्रम सिंह है। ये हम एक काल्पनिक केस ले रहे हैं। पुलिस बीएनएसएस की धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज करेगी। अगर रमेश थाने नहीं जा सकता तो वह ईएफआईआर भी दर्ज करा सकता है, जिस पर 3 दिन के भीतर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। अपराध बीएनएस की धारा 103 हत्या का दंड के तहत दर्ज होगा। स्टेप 2, पुलिस की मौके पर कार्रवाई क्या होगी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है,
नए बीएनएसएस के तहत चूंकि हत्या की सज़ा 7 साल से अधिक आजीवन कारावास मृत्युदंड है, पुलिस के लिए घटनास्थल की वीडियोग्राफी करना और फॉरेंसिक टीम को बुलाना अनिवार्य है। ऐसे मामलों में पुलिस नक्शा मौका बनाती है और शव का पंचनामा पोस्टमार्टम मतलब जो शव का जो पंचनामा तैयार करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तीसरा स्टेप क्या होगा? गवाहों के बयान और सबूत इकट्ठा करना। पुलिस आसपास के लोगों और रमेश के बयान दर्ज करेगी और बीएनएसएस की धारा 180 के तहत अगर कोई चश्मदीद गवाह है जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना चाहता है या चाहती है तो उसका बयान बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज कराया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सबूत यदि कोई है, यदि हत्या का कोई सीसीटीवी फुटेज है तो पुलिस उसे जब्त करेगी और बीएसए की धारा 63 के तहत एक सर्टिफिकेट प्राप्त करेगी, जो पहले 60B हुआ करता था दोस्तों, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत धारा 63 है। अगला है स्टेप 4, अभियुक्त की गिरफ्तारी और रिमांड। पुलिस विक्रम सिंह को गिरफ्तार करती है। जो अभियुक्त है 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। पुलिस पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मांगती है ताकि हत्या में इस्तेमाल हथियार, चाकू या बंदूक जो भी है बरामद किया जा सके। अगला, रिमांड खत्म होने के बाद विक्रम को न्यायिक हिरासत भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत अलग अलग होती है। पुलिस स्टेशन में रखा जाता है तब पुलिस हिरासत है, और जेल में भेज दिया जाता है तब न्यायिक हिरासत मानी जाती है। आपको एक वीडियो भी हमने बना रखा है इसके ऊपर। स्टेप 5 क्या होगा इसमें? अगला, चार्जशीट यानी आरोप पत्र तैयार करना और कोर्ट में पेश करना। अब जांच पूरी होने के बाद पुलिस एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती है जिसे चार्जशीट कहते हैं। यह चार्जशीट बीएनएसएस की धारा 193 की उपधारा 3 के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश की जाती है। यहीं से केस औपचारिक रूप से कोर्ट में फाइल हो जाता है। जब चार्जशीट पेश कर दी उसके बाद कोर्ट में फाइल हो गया केस। अगला स्टेप, केस सेशन कोर्ट में कैसे जाता है? चार्जशीट हमेशा निचले कोर्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश की जाती है, लेकिन हत्या बीएनएस की धारा 103 का ट्रायल सुनने का अधिकार मजिस्ट्रेट को नहीं होता। यह केवल सेशन कोर्ट द्वारा ही सुना जाता है। अब इसमें उसके बाद सुपुर्दगी होती है। मजिस्ट्रेट चार्जशीट की सभी प्रतियां अभियुक्त विक्रम सिंह को फ्री में देता है। जो भी चार्जशीट है, जो मजिस्ट्रेट जो होंगे वो चार्जशीट की सभी प्रतियां अभियुक्त विक्रम सिंह, जो हमने आपको अभी बताया था केस में ऊपर। उसके बाद मजिस्ट्रेट एक आदेश पारित करता है कि यह केस ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट जयपुर को सुपुर्द किया जाता है। अब फाइल मजिस्ट्रेट के ऑफिस से उठकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ऑफिस में पहुंच जाती है। इसमें भाग 5 क्या होगा? सेशन कोर्ट में केस की प्रक्रिया क्या होगी, शुरू से लेकर अंत तक की आपको प्रक्रिया बताते हैं। अब केस कोर्ट जयपुर में पहुंच गया है, सेशन कोर्ट जयपुर में पहुंच गया है। केस का नाम होगा, अब नाम भी इसमें दे दिया जाता है। उसके बाद केस का नाम होगा स्टेट वर्सेज बनाम विक्रम सिंह। यहाँ से ट्रायल मुकदमा शुरू होता है। नए वकीलों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है साथियों। अब इसमें क्या होगा? पहला चरण क्या होगा? ओपनिंग ऑफ केस, मामले को खोलना। सबसे पहले सरकारी वकील सेशन जज के सामने खड़े होकर केस के तथ्य बताएंगे। वह बताते हैं कि विक्रम सिंह ने किन परिस्थितियों में सुरेश की हत्या की है और पुलिस ने क्या सबूत जुटाए हैं। दूसरा, चार्ज, बहस और आरोप तय करना। अभियुक्त का प्राइवेट वकील यहाँ बहस कर सकता है कि विक्रम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसे डिस्चार्ज यानी बरी कर दिया जाए। लेकिन अगर जज साहब को लगता है कि प्रथम दृष्टया केस बनता है तो जज साहब विक्रम पर आधिकारिक रूप से आरोप तय कर देंगे। जज विक्रम से पूछेंगे कि तुम पर बीएनएस की धारा 103 का आरोप है, क्या तुमने अपना जुर्म कबूला है? और आमतौर पर अभियुक्त कहता है कि मैं निर्दोष हूं और ट्रायल का सामना करना चाहता हूं। इसके बाद अभियोजन साक्ष्य। अब सरकारी वकील अपने गवाहों को अदालत में बुलाएंगे। वादी यानी रमेश का प्राइवेट वकील वहां सरकारी वकील की फाइल पढ़ने और सवाल तैयार करने में मदद करेगा। यह 3 हिस्सों में होता है। पहला, मुख्य परीक्षा होती है। सरकारी वकील गवाह जैसे वादी रमेश है
से सवाल पूछेगा कि रमेश अदालत को बताएगा कि उसने विक्रम की हत्या करते उसको देखा है। उसके बाद जिरह होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। यह सबसे मुश्किल हिस्सा है साथियों। विक्रम का बचाव पक्ष का वकील रमेश से आड़े तिरछे सवाल पूछेगा ताकि वह रमेश को झूठा साबित कर सके। उदाहरण के लिए, उस रात तो अंधेरा था, तुमने विक्रम को कैसे देखा? तुम झूठ बोल रहे हो प्रॉपर्टी के विवाद के कारण। अब यह प्रक्रिया पुलिस अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ भी होगी। अब इसमें चौथा, इसमें अभियुक्त का बयान होगा। जब सारे गवाहों की गवाही पूरी हो जाती है तो अदालत अभियुक्त विक्रम सिंह को बुलाकर सारे सबूतों के बारे में उसका स्पष्टीकरण मांगती है। विक्रम से पूछा जाता है कि गवाह तुम्हारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। विक्रम यहाँ अपनी सफाई दे सकता है। बचाव पक्ष साक्ष्य, अगर विक्रम चाहे तो अपने बचाव में गवाह पेश कर सकता है, जैसे कोई ऐसा गवाह जो यह साबित करे कि हत्या के वक्त विक्रम जयपुर में नहीं था, वह दिल्ली में था। इसे एलिबी कहते हैं। उसके बाद अंतिम बहस होगी। दोनों पक्षों के सबूत पूरे होने के बाद फाइनल बहस होती है। सरकारी वकील और वादी का प्राइवेट वकील लिखित रूप में जज साहब को समझाएंगे कि सबूतों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोष सिद्ध होता है। प्रतिवादी का वकील खामियां निकालेगा, जैसे पुलिस ने वीडियोग्राफी सही से नहीं की, हथियारों पर उंगलियों के निशान नहीं मिले। इस प्रकार से अपना बचाव तो सब करते हैं। उसके बाद निर्णय आ जाएगा। सत्र न्यायाधीश अपना फैसला सुनाएंगे। अगर सबूत मजबूत नहीं है तो विक्रम को बरी कर दिया जाएगा। अगर सबूत पुख्ता हैं तो विक्रम को हत्या के लिए दोषी करार दिया जाएगा। अब उसके बाद होगा सजा पर सुनवाई। दोषी करार देने के बाद जज साहब तुरंत सजा नहीं सुनाते हैं। वह दोनों पक्षों से पूछते हैं कि इसे कितनी सजा दी जाए। बचाव पक्ष का वकील कम से कम सजा की मांग करता है कि इसकी उम्र कम है, अपराध यह पहला अपराध है, इस प्रकार से जो भी दलीलें दे सकता है। सरकारी वकील फांसी या उम्र कैद की मांग करता है। उसके बाद जज साहब का इसका ऐलान करते हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्राफ्टिंग कोर्ट में आवेदन कैसे पेश करें, मतलब ड्राफ्टिंग कोर्ट में आवेदन आपको कैसे पेश करना है। जैसे कि हमने अभी बताया, हत्या के केस में पुलिस सीधे कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है, इसलिए वादी जो कि रमेश को अपनी तरफ से अलग से कोई केस फाइल नहीं करना होता, लेकिन रमेश एक आवेदन कोर्ट में लगा सकता है कि उसे अपना प्राइवेट वकील रखने और सरकारी वकील की मदद करने की अनुमति दी जाए। एक नए वकील के रूप में आपको यह ड्राफ्ट करना आना चाहिए। जो हम आपको ड्राफ्ट बता रहे हैं 2025 के लिए सेशन कोर्ट जयपुर का एक ड्राफ्ट आपको बता रहे हैं काल्पनिक। एक ड्राफ्ट का उदाहरण है, न्यायालय के समक्ष टाइप किए जाने वाला प्रार्थना पत्र का प्रारूप है। इसमें लिखना है, न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जयपुर महानगर राजस्थान, सत्र प्रकरण संख्या, सेशन केस नंबर ये आप लिख देंगे। उसमें राज्य स्टेट मतलब राजस्थान है बनाम अभियोजन पक्ष वादी पक्ष, मतलब स्टेट मतलब अभियोजन वादी पक्ष बनाम विक्रम सिंह, जो भी अब आपने मामला लिया था विक्रम सिंह, जो भी है पूरा उसमें उसका नाम, पिता का नाम, निवासी, अभियुक्त और जिला, इस प्रकार से लिख के अभियुक्त प्रतिवादी उसमें लिखना है। इसमें प्राथमिक संख्या लिख देनी है। उसके बाद में जो एफआईआर दर्ज हुई है, कौन से थाने में हुई है, कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, वो आपको लिख देना है। विषय लिखना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 340 के अंतर्गत पीड़ित परिवादी की ओर से लोक अभियोजक की सहायता करने हेतु अधिवक्ता नियुक्ति करने बाबत महोदय प्रार्थी परिवादी जो रमेश मृतक सुरेश का भाई जो रमेश है, जो निम्नलिखित निवेदन करता है यह है कि उपरोक्त वर्णित आपराधिक मामला श्रीमान जी के माननीय न्यायालय में विचारणाधीन है और वर्तमान में साक्ष्य के चरण में नियत है। यह कि इस मामले में प्रार्थी के सगे भाई सुरेश की निर्मम हत्या इतनी तारीख को अभियुक्त विक्रम सिंह द्वारा की गई है। प्रार्थी इस प्रकरण में मुख्य चश्मदीद गवाह और शिकायतकर्ता भी हैं। यह कि मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा इसकी पैरवी की जा रही है। यह कि प्रार्थी न्याय हित में और अपने भाई के हत्यारे को उचित सजा दिलवाने के उद्देश्य से विद्वान लोक अभियोजक की सहायता के लिए अपने निजी अधिवक्ता को नियुक्त करना चाहते हैं।
यह है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 340 के तहत पीड़ित को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय की अनुमति से अभियोजन पक्ष की सहायता हेतु अपना अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है तथा न्यायालय की अनुमति से लिखित बहस भी प्रस्तुत कर सकता है। अंत में प्रार्थना लिख देनी है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना है कि प्रार्थी प्रतिवादी को अपने निजी अधिवक्ता श्री मतलब जो भी है अधिवक्ता का नाम, आपका नाम, एडवोकेट के माध्यम से विद्वान लोक अभियोजक की सहायता करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। न्याय हित में यह आदेश पारित करना आवश्यक है। स्थान, दिनांक, प्रार्थी परिवादी का नाम, हस्ताक्षर और उनके पिता का नाम, निवासी कहाँ के हैं, द्वारा अधिवक्ता, हस्ताक्षर, अधिवक्ता का नाम है, उनके एनरोलमेंट नंबर और उनके सील। अब हम आपको जो न्यू एडवोकेट्स हैं उनके लिए कुछ टिप्स आपको देना चाहेंगे। साथियों, किताबों में पढ़कर केस लड़ना, अदालत में खड़े होना, दोनों में बहुत अंतर है। जब आप किसी भी सेशन कोर्ट में खड़े होंगे तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। मालखाना रजिस्टर क्या होता है ये ध्यान रखना है आपको। पुलिस ने चाकू या खून से सना कपड़ा कहाँ से बरामद किए और उन्हें थाने के मालखाने में कब जमा किया, इसका रजिस्टर चेक करें। अक्सर पुलिस इसमें गलती कर देती है और बचाव पक्ष का वकील इसी का फ़ायदा उठाकर अभियुक्त को बरी करवा लेते हैं। अगला, बीएसए के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण। नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के तहत यदि कोई व्हाट्सएप चैट वीडियो साक्ष्य के रूप में दिया गया है तो उसके साथ धारा 63 बीएसए का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यदि पुलिस ने यह नहीं लगाया तो वह सबूत कोर्ट में शून्य माना जाएगा। एक अच्छे वकील को तुरंत इस पर आपत्ति जतानी चाहिए। अगला, गवाहों का मुकरना। क्रिमिनल प्रैक्टिस की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि गवाह कोर्ट में आकर मुकर जाते हैं। वे कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं देखा, पुलिस ने मुझसे कोरे कागज पर साइन करवाए थे। ऐसे में वादी के वकील का काम होता है कि वह गवाहों को सुरक्षित महसूस कराए और सरकारी वकील ऐसे मुकरे हुए गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सच्चाई बाहर लाएं। चौथा, कागजों का अध्ययन करना। जब आप सेशन कोर्ट में जाते हैं तो आपको पुलिस की चार्जशीट की पूरी फाइल, जिसे पेपर बुक कहते हैं, कंठस्थ होनी चाहिए। गवाह ने धारा 180 BNSS में क्या कहा और धारा 183 BNSS मजिस्ट्रेट के बयान में क्या कहा, पुलिस के बयान में क्या कहा और मजिस्ट्रेट साहब के बयान में क्या कहा, दोनों में कोई विरोधाभास तो नहीं है। यह खोजना ही एक असली वकालत है। अगला, पुलिस डायरी। पुलिस केस डायरी में रोज़ की एंट्री करती है। पुलिस जो केस डायरी होती है उसमें रोज़ाना की एंट्री होती है और पर्चा जिसे कहते हैं, जिसे पर्चा काटना कहते हैं। जो अगर घटना 15 जनवरी की है और पुलिस का पहला पर्चा 17 जनवरी को है तो इसका मतलब है कि 2 दिन पुलिस ने क्या किया। इसी सवाल पर बचाव पक्ष का वकील पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देता है। तो साथियों, कानूनी पेशे में आना एक जिम्मेदारी का काम है। साथियों, एक क्रिमिनल केस, विशेषकर हत्या का केस, किसी के जीवन और मृत्यु या उम्र कैद का सवाल होता है। एक वकील के रूप में आपका काम अदालत को सत्य तक पहुंचाने में मदद करना है। तो आज आपको समझ आ गया होगा कि एक क्रिमिनल केस कागजों से उठकर कोर्ट के कटघरे तक कैसे सफ़र तय करता है। नए कानूनों BNSS, BSA पर अपनी पकड़ मजबूत रखें, क्योंकि अब पुरानी IPC और CRPC पर बहस करने का समय समाप्त हो चुका है। अदालत में आत्मविश्वास के साथ आप खड़े हों, तथ्यों पर बारीकी से नज़र रखें और हमेशा कानून की जो नवीनतम जानकारी है अपने पास आप रखें। आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। आपका कोई सवाल हो इससे संबंधित तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका उत्तर देंगे। और आपको बता दें, ये वीडियो हम केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाते हैं, एजुकेशनल पर्पस से, ताकि आप कानून के प्रति जागरूक हो सकें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और आपका कोई टॉपिक हो तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का साथ दें। धन्यवाद।